हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 31 जनवरी 2024 के जे मेंस के सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स पेपर को शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 8 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। यह क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से बिलोंग करता है और इसको सॉल्व करने के लिए आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में सिखाऊंगा। बट फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट, आगे मैं आपको सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट कहता है कि पर मोल ऑफ एनी गैस फॉर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 RT। किसी भी गैस के पर मोल अमाउंट के लिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है हाफ RT। मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। कोई भी गैस हो सकती है, मोनो एटॉमिक हो सकती है, डाई एटॉमिक हो सकती है, पॉली एटॉमिक हो सकती है। किसी भी गैस के पर मोल अमाउंट के लिए एंड फॉर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो होती है हाफ RT। अभी समझाने के लिए मैंने आपको एक टर्म यूज किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आगे ये भी समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसके थ्रू एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो सकती है। एक मॉलिक्यूल के पास इंडिपेंडेंटली कितने तरीकों से, कितने वेज से इंटरनल एनर्जी हो सकती है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है 3। यहां पर आप देखिए, जो आर्गन है ये एक मोनोएटॉमिक गैस है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। क्यों 3 होती है मैं आपको समझाऊंगा। एंड अगेन, ऑक्सीजन यहां पर डाइएटॉमिक गैस है। डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 5 अगर हम वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला है, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स। तो अगर आप किसी डाइएटॉमिक गैस के वाइब्रेशनल मोड को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। अगर हम वाइब्रेशनल मोड को ऐड करते, अगर हम इसे कंसीडर करते, तब इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बना देते 7 हो जाता है ना। तो ये 3 मोनोएटॉमिक के लिए एंड वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करने के बाद डायटोमिक गैस के लिए 5 कैसे होता है मैं समझाता हूं। देखिए, एक मोनोएटॉमिक जो गैस होती है उसका मॉलिक्यूल या तो एक्स एक्सिस की तरफ ट्रांसलेट कर सकता है, या तो वाई एक्सिस की तरफ ट्रांसलेट कर सकता है, या तो फिर जेड एक्सिस की तरफ ट्रांसलेट कर सकता है। मतलब एक मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो डेफिनेटली एक्स, वाई एंड जेड 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में ट्रांसलेट करते हुए अपने पास एनर्जी को रख सकता है। और इसीलिए ड्यू टू ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस, 3 अलग अलग तरीकों के साथ एक मोनोएटॉमिक गैस के पास एनर्जी हो सकती है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई कितनी, 3 हो गई। नाउ सेम वे में अगर हमारे पास एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या फिर एक डाइएटॉमिक गैस हो, तब उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। कैसे, 3 हो जाएगी अगेन ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए। एंड यहां पर 2 अलग अलग एक्सिस के लिए वहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी कंसीडर किया जाएगा। और इसीलिए डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 होती है, 3 ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड 2 ड्यू टू रोटेशन। परफेक्ट, यहां तक की बात आपको समझनी है। तो वापस से मैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे लौटता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी गैस के पर मोल ऑफ अमाउंट के लिए फॉर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो 1/2 RT होती है। तो अगर मान लिया जाए हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रहा, तो तब उस केस में क्योंकि ये जो एनर्जी है ये 1 मोल के लिए है, तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा, इंटू n ऑब्वियसली। एंड अगेन मैंने क्या कहा, ये जो एनर्जी है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू f रही तो तब उस केस में डेफिनेटली f और मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी के साथ हमको किसी भी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिल गया, जो कि हो गया U = F/2 nRT। एंड आपको बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए कि किसी भी गैस के इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है
वो होती है F/2 nRT। यही वो शॉर्टकट फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ वापस से लौटते हैं। तब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे आर्गन के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी तो क्या होगी बता दीजिए। इट विल बी इक्वल टू F की वैल्यू आर्गन के लिए हो गई 3 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हमें 8 गिवन है तो यहां पर हो जाएगा 8RT। दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आर्गन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए सिमिलर फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, F की जगह में पुट कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें 6 गिवन है तो 6RT हो जाएगा। और क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो मिक्सचर की टोटल एनर्जी निकालने के लिए, सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालने के लिए मुझे इन दोनों एनर्जी का सम कर देना चाहिए और यही हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी मिक्सचर की। नाउ 8/2 becomes 4, 4 into 3 becomes 12, so 12RT plus 6/2 becomes 3, 3 into 5 becomes 15RT. So now 12RT plus 15RT becomes 27RT and यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। So 27RT ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, है ना। तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस शॉर्टकट फॉर्मूले की मदद से भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, आपको इतने डेप्थ में घुस करके समझने की जरूरत नहीं थी। नाउ अगर वाइब्रेशनल इफेक्ट को कंसीडर किया जाता तब मैं ऑक्सीजन के डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना लिया होता, 7 लिया होता। उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ज्यादा होती हैं, 7 कैसे होंगी बताता हूं। 3 तो ट्रांसलेशन के लिए, 2 रोटेशन के लिए अभी भी है, एक्स्ट्रा 2 में क्या होगा, जब वाइब्रेशनल मोड को आप कंसिडर करोगे तब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी और क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बदलेगी वाइब्रेशन के दौरान, तब उस केस में उन मॉलिक्यूल्स की, उस मॉलिक्यूल के लिए जो एटम्स के दूरियों के बदलने के कारण या एटम्स के बीच की दूरी के बदलने के कारण वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा और इसीलिए 1 डिग्री फ्रीडम और बढ़ेगा। तो 3 हो गया ट्रांसलेशन के लिए, 2 हो गया रोटेशन के लिए, 1 हो गया वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए और 1 हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो टोटल हो जाता है 7। तो अगर कंसिडर किया जाता तो यहाँ 5 की जगह में 7 लिखते हैं। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए जहां पर मॉलिक्यूल्स के पास रहने वाले एटम्स की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लेते हैं 6 अगर वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करें तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ टू वेक्टर्स a and b have equal magnitude r are inclined at an angle theta then, तो हमको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहां पर हमें 2 वेक्टर क्वांटिटीज दी हुई हैं और उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड सेम है जो कि r गिवन है और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो यहां पर हम देख सकते हैं या तो हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड बतानी है या तो फिर हमको वेक्टर a प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड को बतानी है। मतलब यहां पर 2 वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बतानी है अगर हम सम करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए आपको बेसिकली रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर आपको इसका रिजल्ट याद हो जाए तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था और क्या रिजल्ट आपको याद रखना है मैं आगे आपको लिख के बताता हूं, फिर मैं डिराइव करके भी आपको दिखा दूंगा। आपको ये याद रखना है कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज हों विद द सेम मैग्नीट्यूड r, तब उनके एडिशन की मैग्नीट्यूड जो होगी वो होती है 2r cos थीटा बाई 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। और उनके सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड होती है, उनके सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड होती है 2r sin थीटा बाई 2। आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखना चाहिए और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 2 वेक्टर क्वांटिटी जहां पर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनकी सेम मैग्नीट्यूड को r अगर हम कंसिडर करें तो उनके समेशन की वैल्यू हो जाएगी 2r cos थीटा बाई 2, उनके सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड हो जाएगी 2r sin थीटा बाई 2 और आपको बिल्कुल यहीं पे चेक कर लेना चाहिए। तो यहां पर ऑब्वियसली ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वेक्टर a प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड हो गई 2r cos थीटा बाई 2। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि डिराइव भी करें तो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं। तो देखिए 2 वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का। तो क्योंकि यहां पर दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है r, तो मैं वेक्टर a की मैग्नीट्यूड भी r पुट कर देता हूं, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड भी r पुट कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r दैट इज अगेन r स्क्वायर cos थीटा।
रूट अपनी जगह पर है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, और यहां पर भी 2r स्क्वायर है तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 2r स्क्वायर को कॉमन लेने से बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, रूट अपनी जगह पर है। नाउ 2 का रूट हो गया √2, आर स्क्वायर के रूट की वैल्यू हो गई r, एंड फाइनली बच गया मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा। करेक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की मदद से आप 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। एंड अगेन आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली कॉस थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। तो यहां पर आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड कर दूं तो मुझे 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से क्या होगा, आरएचएस का भी एडिशन करोगे, तो जब मैं आरएचएस का एडिशन करूंगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहां पर फाइनली आप देख सकते हैं कि जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा √2r, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो 2 का रूट हो जाएगा √2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के रूट की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा बाई 2। सो फाइनली √2 इंटू √2 विल बिकम 2, r अपनी जगह पर है, cos थीटा बाई 2 अपनी जगह पर है, और इसी के साथ हमको वेक्टर a प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड मिल गई। अगर मान लिया जाए हमको सब्ट्रैक्ट करना होता तब यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा। तो अगर आपको 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए तो आपको दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल होकर के दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर √2 साइन थीटा बाई 2 आएगा। तो फाइनली क्या वैल्यू बनेगी हमारी, 2r साइन थीटा बाई 2 बन जाएगी अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो इसीलिए आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम from air, the reflected ray is completely polarized. The angle of refraction in the medium is, देखिए जो क्वेश्चन है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, एंड देख करके पता चल रहा है कि ब्रूस्टर्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि अगर मान लिया जाए किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ एक लाइट की रे को इंसिडेंट करवाया जाए, तब उस केस में अगर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में रहने वाला एंगल 90 डिग्री हो, तब उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, इस लॉ को हम कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, जो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। क्या लॉ कहता है कि अगर कोई लाइट को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ इंसिडेंट करवाएं तो उस इंसिडेंट रे का एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा एंड बचा हुआ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। इसको हम ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं, और आपको बिल्कुल ये याद रखना चाहिए। तो नाउ यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी दी है हमें दिया है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है 60 डिग्री हमें गिवन है। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या याद रखना है, ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसकी वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम, जिस मीडियम की तरफ हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया था। tan i की वैल्यू यहां पर क्या होती है, tan i की वैल्यू म्यू होती है। यहां पर i हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी जो रे रिफ्लेक्ट होगी अगर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा तो। सो नाउ यहां पर हमको i की जगह 60 डिग्री लेने को कहा गया है, तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3। तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी दूसरी मीडियम थी, जो दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात की जा रही है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √3 है। इतनी बात तो हमको यहां पर पता चल गई। नाउ अब हमको बोला है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस i है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r बताना है। इस r को बताने के लिए आप लोग डेफिनेटली स्नेल्स लॉ की मदद ले सकते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है sin i बाई sin r होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, एंड फर्स्ट मीडियम ऑब्वियसली यहां पर एयर है, तो ये हमारे मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही होगी। सो नाउ अब
आई की जगह में कितना पुट करेंगे हम 60, देन साइन 60 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, इंप्लाइज दैट साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है, डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू, जिसकी वैल्यू अगेन कितनी आ रही है √3 आ रही है। सो √3 आपस में कैंसिल हो गए। सो नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/2 साइन आर इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज दैट साइन आर इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू ही 1/2 होती है। सो 30 डिग्री ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर विथ 2 mm एक्यूरेसी, द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस was measured to be 40 seconds with 1 second resolution. From these measurements, the accuracy in the measurement of acceleration due to gravity is n%, the value of n is. देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। नाउ एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होगा कि एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। यहां पर हमें मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानकारी पूछी गई है, तो मुझे g की रिक्वायरमेंट है, तो इस फॉर्मूले से मैं सबसे पहले g की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता हूं। तो एक काम करते हैं 2π को मैं LHS में डिवाइड करता हूं एंड दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो क्या मिलने वाला है मुझे मिलने वाला है t² अपॉन 4π² इक्वल टू L/g एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मुझको डेफिनेटली g की वैल्यू मिलने वाली है 4π² अपॉन t² इंटू L। तो मुझे g की वैल्यू मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ। नाउ 4π² के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, सो 4π² एकदम परफेक्ट वैल्यू, यहां पर कोई एरर नहीं है। तो जो भी एरर है कहां पर है, वो लेंथ के मेजरमेंट में है एंड टाइम के मेजरमेंट में है, जिसको लेकर के हमको यहां पर बातें समझ लेनी चाहिए। सो नाउ क्योंकि यहां पर एरर की बात की जा रही है और क्योंकि यहां पर लेंथ एंड टाइम के बीच में डिवीजन है, तो इसलिए यहां पर हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो परसेंटेज एरर होगा वो लेंथ एंड टाइम पीरियड के परसेंटेज एरर के समेशन के बराबर होगा। और क्योंकि यहां पर टाइम का पावर 2 है, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ द परसेंटेज एरर ऑफ टाइम पीरियड हमें लेना चाहिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। तब उस हिसाब से मुझे इसको लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट डेल्टा g/g इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t/t इंटू 100। एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि अगर क्वांटिटीज के बीच में डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, तब रिजल्टेंट में आया हुआ एरर गिवन क्वांटिटीज के जो भी हमारे एक्सप्रेशन में क्वांटिटीज होंगी उनके परसेंटेज एरर के सम के बराबर होता है। बट जो भी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर लोगे वो उसका पावर टाइम कर देना आप, है ना, आपको ये याद रखना चाहिए। तो यहां पर हमको डेल्टा g/g इंटू 100 की वैल्यू n% बताई गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n% इक्वल्स टू। तो नाउ यहां पर कह रहा है कि जो लेंथ है उसको मापने के लिए जो एक्यूरेसी है 2 mm की है। इसका ये मतलब है कि यहां पर जो मैक्सिमम एरर की गुंजाइश है वो 2 मिलीमीटर की है, और इसीलिए डेल्टा L की जगह में मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻³ में मीटर में कर दिया, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना दिया है हमको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर 20 इंटू 10⁻² कर देता हूं ताकि ये भी 10⁻² मल्टीप्लाई होकर मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इतनी लेंथ के मेजरमेंट में मेरा इतना मैक्सिमम एरर हो सकता है। परसेंटेज के लिए तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, प्लस ट्वाइस इंटू। नाउ यहां पर जो हमने टाइम मेजरमेंट किया वो कितना किया, हमने मेजरमेंट किया 40 सेकेंड। हमने 40 सेकेंड के कैलकुलेशन में जो गलती की वो कितनी की, 1 सेकेंड की। और इसीलिए यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरी टाइम की वैल्यू है वो हो जाएगी 40 सेकेंड, परफेक्ट। और इतने टाइम के मेजरमेंट में मेरी गलती मैक्सिमम 1 सेकेंड की हो सकती है, इंटू 100 अपनी जगह पर है। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 टू द पावर, यहां पे 20 का 0 एंड 0 कैंसिल कर देता हूं, है ना। सो 10 टू द पावर -2 ऊपर जाकर के 10 टू द पावर 3 होकर के ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यहां पर बचने वाला कितना, 2 भी आपस में कैंसिल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो यहां पर तो बचने वाला मेरे पास 1 प्लस 100/40 विल बिकम 2.5, 2.5 इंटू 2 विल बिकम 5।
तो फाइनली आंसर आ रहा है मेरा 6% का, और इसीलिए n की वैल्यू 6 होगी। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, जो आप एकदम इजीली समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the action of a time dependent force given by F equal to 6t I cap plus 6t square j cap Newton. The power developed by the force at time t is given by। a very important question। मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाना चाहिए। एट टाइम t बोला है, एट टाइम t पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t, मतलब हमें इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू पूछी गई है। और मैं आपको बता दूं, इंस्टेंटेनियस पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। आप एफ डॉट वी की मदद से इंस्टेंटेनियस पावर को निकाल सकते हैं। आपको टी टाइम पे पूछा है ना, मतलब यहां पर आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है, और इंस्टेंटेनियस पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। तो एफ को लेकर के तो हमें जानकारी है, एफ हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें वेलोसिटी वी की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पर वेलोसिटी वी का एक्सप्रेशन है ही नहीं, और इसीलिए हमें एक्सप्रेशन वेलोसिटी का पहले निकालना पड़ेगा, और पहले हम एक्सप्रेशन वेलोसिटी का निकालेंगे, और फिर उसको जब मैं फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तब जाकर के मुझको इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, वेलोसिटी वी को निकालना। तो वेलोसिटी वी को कैसे निकालेंगे आप देखिए, मैं सिखाता हूं। नाउ यहां पर आपको फोर्स गिवन है, आपको मास गिवन है, तो आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास, जो कि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 6/2 विल बिकम 3 t I कैप प्लस अगेन 6/2 विल बिकम 3 t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, जो मैं निकाल के दिखाता हूं। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहां पर ए एक्स हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हो जाएगी, ए वाई हमारी वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो सिमिलरली मैं यहां लिख सकता हूं, ए एक्स की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आ रही है 3t। नाउ एक्सेलरेशन हम अच्छे से जानते हैं, ये होता है dv बाई dt, तो मैं ए एक्स को dvx अपॉन dt लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 3t, इंप्लाइज दैट dvx इक्वल टू 3t dt। परफेक्ट। नाउ vx निकालने की मेरी इच्छा है, और इसी के लिए यहां पर मुझे दोनों साइड अब क्या कर देना चाहिए, मुझे कर देना चाहिए इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ dvx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt। परफेक्ट। नाउ dvx के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी vx, एंड अगर आप लिमिट भी पुट करते तो मोशन बिगिन हो रहा है ना, शुरुआत में बॉडी रेस्ट में थी, तो लोड लिमिट वैसे भी 0 होना है। तो फाइनली dvx के इंटीग्रेशन की वैल्यू vx होगी, 3 कांस्टेंट है बाहर, t dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर बाई 2। तो इसी के साथ मुझको वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मिल गई। अब मैं निकाल लेता हूं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, है ना, तो हम वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकाल लेते, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ए वाई इक्वल टू कितना आ गया, हमारे ए वाई की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर। सिमिलर वे में डी वाई अपॉन डी टी को मैं लिख सकता हूं 3t स्क्वायर, इंप्लाइज दैट डी वी वाई इक्वल टू 3t स्क्वायर डी टी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो डी वी वाई के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी वी वाई, 3 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर डी टी के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी टी क्यूब बाई 3, 3 आपस में कैंसिल, तो यहां पर बच गया मेरा कितना टी क्यूब। तो फाइनली अगर मैं आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछूं, इट विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 3/2 टी स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू आ गई टी क्यूब जे कैप, है ना, यहां पर आई कैप हमारा लगेगा। तो मुझको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल चुका है, फोर्स का एक्सप्रेशन मुझे मालूम है, तो करना क्या बच गया है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के करते ही आपको फाइनल पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी, और यहां पर मैं डॉट प्रोडक्ट जो जगह बाकी है मेरे पास, वहीं पर मैं डॉट प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर f की जगह में कितना लिखेंगे, f की जगह में लिख देंगे 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप डॉट v की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 3/2 t स्क्वायर आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू आ गई टी क्यूब जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करना आसान है, यहां पर आई कैप के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो फाइनली 60 इंटू 3/2 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो t इंटू टी स्क्वायर तो टी क्यूब हो जाएगा, है ना।
नाउ 6 इंटू 3/2 विल बिकम 18/2 दैट इज 9, तो 9t³ मेरा पहला एक्सप्रेशन आ गया, प्लस अब 6t² को t³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू t⁵ हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, और ऑब्वियसली ऐसा ही सिस्टम में पावर की यूनिट वॉट होती है, तो वॉट यहां पर हमारी यूनिट हो जाएगी। सो 9t³ प्लस 6t⁵ ऑप्शन 2 एकदम सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहां पर एक 5 kg की बॉडी को एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है। इफ F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 minus F2 is। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखिए, एकदम न्यूटन्स लॉ से बिलोंग करता है क्वेश्चन, और कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए, आप सीखिएगा ध्यान से। कहता है कि इस 5 kg बॉडी को अगर ऊपर मूव करवाना है, जस्ट मूव करवाने के लिए हमको F1 अमाउंट की फोर्स देनी पड़ेगी। तो F1 की वैल्यू सबसे पहले मैं लिख करके दिखाता हूं, F1 कितना होगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको ना बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं तो आपको इतनी डिटेल में इसलिए सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आप हर कोर कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अदरवाइज आप इस पूरे के पूरे पेपर को, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं, आप डेफिनेटली 40-45 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आप इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, जैसा कि कहा गया है अप, है ना, तब उस केस में डेफिनेटली फ्रिक्शन तो नीचे की तरफ आएगी। अगर आप ब्लॉक का रिलेटिव मोशन को अपवर्ड मेंटेन करना चाहते हो, तो उसके अपवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किस तरफ आएगी, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगी। एंड अगेन इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, जिसके दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ये वाली हो जाएगी mg cos थीटा, जहां पर थीटा 30 डिग्री है, ये कंपोनेंट हो जाएगी कितनी, mg sin थीटा। अगेन नॉर्मल फोर्स तो n रहना ही चाहिए, है ना, और ऑब्वियसली क्योंकि मोशन यहां पर अलोंग द प्लेन हो रही है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। इसका ये मतलब है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ऑब्वियसली mg cos थीटा के बराबर है। नाउ अब अगर इस ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हो, तो फ्रिक्शन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड आएगी और मोशन को ऊपर होने से रोकेगी। ऑल्सो mg sin थीटा भी तो नीचे की तरफ है, जो ब्लॉक को नीचे फिसलाना चाहता है, बट आप कहां मूव करवाना चाहते हो, ऊपर की तरफ। तो क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन का केस है, क्योंकि यहां पर जस्ट मूव करवाने की कोशिश करनी है हमें, इसीलिए हम ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स देंगे जितना नीचे की तरफ फोर्स है, ताकि डाउनवर्ड फोर्स को हम बैलेंस करके बॉडी को ऊपर मूव करवा पाए। तो नाउ नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, पहली तो mg sin थीटा है ही है, इसको लेकर के मन में कोई दो राय नहीं है। प्लस क्योंकि बॉडी को ऊपर ले जाने के दौरान फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ ही आएगी, और इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स को मुझे mg sin थीटा के साथ ऐड कर देना चाहिए। एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, जो कि इस केस में कितना हो गया, mg cos थीटा हो गया। तो इसके साथ हमको मिल गया F1 की वैल्यू, है ना। अब बात करते हैं F2 की। तो कहता है F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो कह रहा है कि जब हम इस ब्लॉक को छोड़ देते तो फिसलने लग जाती है, तो इसको फिसलने से रोकने के लिए हमको F2 अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो F2 कितना होगा देखो नाउ। अब क्योंकि बॉडी को सरफेस पर रखते हुए फिसल जा रही है, तो उसको फिसला कौन रहा होगा, है ना, उसको फिसला कौन रहा होगा, ऑब्वियसली mg sin थीटा। mg sin थीटा ही तो एक फोर्स है जो बॉडी को नीचे की तरफ लाना चाहती है। बट अगर बॉडी नीचे की तरफ फिसल रही है, तो फ्रिक्शन किस तरफ आ रही होगी, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, सेम, दैट इज म्यू mg cos थीटा। लेकिन हुआ क्या होगा कि mg sin थीटा बड़ा हुआ होगा एंड म्यू mg cos थीटा जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो छोटी रही होगी। और इसीलिए क्योंकि mg sin थीटा बड़ा है और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स छोटी है, बॉडी नीचे की तरफ फिसल जा रही होगी। तो बॉडी को फिसलने से रोकने के लिए मुझे डेफिनेटली mg sin थीटा को बैलेंस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो mg sin थीटा फ्रिक्शन से जितना ज्यादा है, उतना ही वैल्यू का फोर्स मुझे ऊपर की तरफ अप्लाई करके बॉडी को फिसलाने से या फिसलने से रोकना चाहिए। तो क्या डिफरेंस रहा होगा, डिफरेंस रहा होगा mg sin थीटा जो कि बड़ा है किससे, म्यू mg cos थीटा से। इसीलिए बॉडी नीचे की तरफ फिसल रही थी, और जो डिफरेंस था, जितनी वैल्यू के साथ ये ज्यादा था, उतना मैं ऊपर की तरफ अप्लाई कर दूं तो बॉडी फिसलने से रुक जाएगी, और यही मेरी F2 की वैल्यू होनी चाहिए।
तो ये हो गया मेरी F1 की मैग्नीट्यूड, ये हो गया मेरी F2 की मैग्नीट्यूड। बोला दोनों का डिफरेंस बताओ, तो दोनों का डिफरेंस अगर बताना है तो मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देता हूं। तो 1 माइनस 2 करूंगा तो F1 माइनस F2 हो जाएगा। अब अगर माइनस करूंगा तो ये माइनस होकर के ये प्लस हो जाएगा, जो भी साइंस होंगे वो रेस्पेक्टिव टर्म्स के वो बदल जाएंगे। तो उस केस में अगर मैं देखूं mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा आपस में कैंसिल होकर के दोनों ऐड होने वाले हैं, तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2 म्यू mg cos थीटा। तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है पुट करते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। सो 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पे गिवन, म्यू की वैल्यू यहाँ पर ड्राइंग में दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू हमें 0.1 गिवन है, m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 10 है, तो ये 50 हो गया। एंड ऑब्वियसली थीटा यहाँ 30 डिग्री है तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो फाइनली 2 एंड 2 आपस में कैंसिल, 0.1 इंटू 50 विल बिकम 5, 5 इंटू √3 हो जाएगा यहाँ पर। सो 5√3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। लेकिन जब मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो 5√3 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, और इसीलिए इस क्वेश्चन में जो भी आंसर हमें गिवन थे, जो भी हमें ऑप्शंस गिवन थे वो सारे गलत थे, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आपको एक बोनस मिलना था, इसीलिए एक बोनस क्वेश्चन है ये। बट इसका करेक्ट आंसर 5√3 न्यूटन ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5√3 न्यूटन इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स the threshold frequency is made to fall on the surface of a photosensitive material. Now if the frequency is halved and intensity is doubled, the number of photoelectrons emitted will be। देख के समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा 0। कैसे मैं आपको समझाता हूं, सिखाता हूं, बट मैं देख रहा हूं कि जेईई मेंस के हर एक पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक सवाल आ ही रहा है, और इसीलिए जेईई मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करना समझाता हूं। अगर आप किसी भी मेटेलिक सरफेस से या फिर एक फोटो सेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाहते हो, तब आपको उस इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके बाद ही जाकर के वो अपने एटम को छोड़ेगा। नाउ उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं W = h न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आपके द्वारा इंसिडेंट की जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तब जाकर के आप मिनिमम उतनी एनर्जी दे रहे हो जिसके बाद ही जाकर के वो एटम से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपके द्वारा इंसिडेंट की जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो आप फुलफिल कर ही रहे हो, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जो डिफरेंस होगा, वो उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन क्या हो, अगर हम इंसिडेंट की जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखें, तो तब उस केस में डेफिनेटली फोटोन के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं जिस एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा, और इसीलिए वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन हो पाना या फिर देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा भी देते हो तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के साथ आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा रहे हो। अगर आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया है, तब जितने फोटोन्स पहले आ रहे थे, अब उसकी तुलना में फोटोन्स की संख्या डबल हुई, बट हर फोटोन की एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात आपको यहां तक समझनी चाहिए। अब देखिए, पहले जो हमारी लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स था, मतलब ज्यादा था कि नहीं था। तो शुरुआत में जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की उसको मैं E1 मान लेता हूं, इट विल बी इक्वल टू h इंटू 1.5 न्यू नॉट। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा। बट बाद में क्या किया गया कि जो लाइट मेंटेन की गई उसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दी गई, तो बाद की एनर्जी को मैं E2 मान लूं, इट विल बी इक्वल टू h इंटू 1.5 न्यू नॉट बाई 2 कर देना चाहिए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75 h न्यू नॉट, विच इज लेस देन वर्क फंक्शन। और क्योंकि बाद के फोटोन के पास रहने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटी है, इसीलिए बाद में आने वाले फोटोन्स कैपेबल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाने के लिए। लेकिन अगर आप यहां पर इंटेंसिटी डबल किए भी थे, तो इंटेंसिटी को डबल करने के साथ आपने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए थे, बट आपने हर एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटी कर दी है। अब हर एक फोटोन उतनी एनर्जी कैरी किया जो वर्क फंक्शन से छोटी है, और इसीलिए कोई भी
फोटोन वहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कैपेबल नहीं होगा, भले ही आपने नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या को बढ़ा दी हो। एक बात आपको क्या याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो एक बार में वो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। जो एटम से इलेक्ट्रॉन के बाहर होने का जो प्रोसेस है वो मल्टी स्टेप नहीं होता। आप ऐसा मत सोचो कि एक फोटोन लोअर से थोड़ी अपर ऑर्बिट तक ले गया होगा, कोई और फोटोन फिर उसको और हायर ऑर्बिट तक ले गया होगा, फिर कोई तीसरा फोटोन उसको और ऊपर ले गया होगा, ऐसा नहीं है, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट के साथ एटम से बाहर निकलना चाहता है तो वो सिंगल स्टेप में बाहर निकलेगा। एक्साइटेशन का प्रोसेस हमेशा सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। और क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स के बढ़ जाने के बावजूद भी हर एक फोटोन की एनर्जी अब वर्क फंक्शन से छोटी है, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू वहां पर 0 होगी और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लाइट स्ट्रिंग passing over a smooth light fixed pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses is. Again a question from Newton's law, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में सिखाऊंगा, बट फिलहाल हम इस क्वेश्चन को प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि एक लाइट स्ट्रिंग है। लाइट स्ट्रिंग का यहां पर एक इंपॉर्टेंस है। लाइट स्ट्रिंग का ये मतलब है कि आप स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में टेंशन की वैल्यू को सेम लो। अगर आपको दी गई स्ट्रिंग लाइट है, अगर उसका मास अदर मासेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, मतलब आप स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में टेंशन की वैल्यू को सेम ले सकते हैं। मासिव स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट पे हम टेंशन की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, लेकिन लाइट स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे हम टेंशन की वैल्यू को सेम लेते हैं। इसका यह मतलब रहा कि पुली के लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के पार्ट में जितना टेंशन होगी पुली के राइट वाले पार्ट में भी हम टेंशन की सेम वैल्यू को लेंगे। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा कह रहा है कि जो पुली है वो भी लाइट है। इसका यह मतलब है कि पुली के मास को नेग्लेक्ट करो, मतलब पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं m1 नीचे की तरफ मूव कर रही है और m2 ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, तब m1 के नीचे आने के दौरान एंड m2 के ऊपर जाने के दौरान इस पुली में एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन आएगा। और क्योंकि यहां पर रोटेशन का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहां पर मुझे एक नेट टॉर्क की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। कब? जब पुली के मास को हम कंसिडर करेंगे, जब पुली मासिव होगी, क्योंकि उस केस में पुली की डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी और तब हमको पुली के लिए भी एक सेपरेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर पुली हमारी लाइट है, मतलब यहां पर हम पुली के मोशन को लेकर के खास चर्चा नहीं करेंगे, हम पुली को लेकर के कोई इक्वेशन नहीं लिखेंगे। मतलब यहां पर सिर्फ हमें m1 एंड m2 के ट्रांसलेशन को लेकर के चर्चा करनी है, हमें पुली के रोटेशन को लेकर के कोई चर्चा नहीं करनी। मतलब सवाल आसान है, आप काफी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडरिंग m1 इज मोर देन m2, m1 को हम m2 से बड़ा मान रहे हैं, तो अगर ऐसा रहा तो m1 की मूवमेंट नीचे की तरफ होनी चाहिए, m2 की मूवमेंट ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तब अब बात करते हैं कि m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जो उसे एक्सेलरेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो m1 को नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ग्रेविटी विद अ वैल्यू ऑफ m1g, बट ग्रेविटी को अपोज करने के लिए स्ट्रिंग में टेंशन की डेवलपमेंट हो गई T, जो उसे नीचे जाने से रोकना चाहती है। तो यही दो फोर्सेस है जो m1 पे लग रहे हैं और इन्हीं दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के बेसिस पे m1 का एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो m2 तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो m2 को ऊपर की तरफ कौन लेकर के जा रहा है? तो ऑब्वियसली उसी स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन, जिसकी वैल्यू अगर मैं T ही लूंगा, बट m2 को भी तो ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही होगी बाय फोर्स ऑफ m2g। तो डेफिनेटली m2 की जो मूवमेंट है वो टेंशन T एंड m2g मिलकर के डिसाइड करेंगे और इनके रिजल्टेंट के बेसिस पे ही m2 का एक्सेलरेशन आना चाहिए। इसके अलावा भले m1 एंड m2 के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, बट इनके एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग के लेंथ में कोई बदलाव नहीं आ सकता और इसीलिए जितना एक्सीलरेशन m1 का डाउनवर्ड होगा एग्जैक्टली उतना ही एक्सीलरेशन m2 का अपवर्ड होना चाहिए। डायरेक्शन भले अलग अलग हो बट मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होगी। तो इतनी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बताइए m1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? तो m1 के लिए नेट फोर्स कितना हो गया? m1 के लिए नेट फोर्स हो गया m1g माइनस टी। m1g बड़ा होना चाहिए, तभी नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा और तभी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड आएगी।
एक बॉडी का एक्सीलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की तरफ होता है, या फिर जिस तरफ एक्सीलरेशन होती है बॉडी की, रिजल्टेंट फोर्स भी उसी तरफ होता है। और क्योंकि इस बॉडी की एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो रिजल्टेंट फोर्स भी नीचे ही आएगा, और इसीलिए m1g को बड़ा होना चाहिए, t को छोटा होना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट हो जाएगा m1g माइनस टी, विच मस्ट बी इक्वल टू मास m1 इंटू जो भी एक्सीलरेशन हमें गिव है ना g बाय 8। एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, जहां पर t मेरे पास एक अननोन है जिसको मैं रिमूव कर देना चाहता हूं, और इसी को रिमूव करने के लिए अब हम m2 को कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं m2 पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी t माइनस m2g। अब देखा जाए तो t बड़ा होगा और m2g छोटा होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ आएगी, और इसीलिए एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ आएगा, विच मस्ट बी इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन g बाई 8। एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, क्यों ऐड कर रहा हूं, ताकि माइनस टी प्लस टी कैंसिल होकर के हमारे एक्सप्रेशन से रिमूव हो जाएं। तो एलएचएस में क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है m1g माइनस m2g, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज m1 माइनस m2 इंटू g इक्वल टू आरएचएस में मिलेगा m1g बाई 8 प्लस m2g बाई 8। g बाई 8 को भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिलने वाला है m1 प्लस m2 इंटू g बाई 8। नाउ g एंड g दोनों साइड से कैंसिल कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8m1 माइनस 8m2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में काम करता हूं, m1 को एलएचएस में लूंगा तो 8m1 माइनस m1 विल बिकम 7m1 इक्वल टू 8m2 को आरएचएस में भेजूंगा तो m2 प्लस 8m2 विल बिकम 9m2। सो फाइनली m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग टू बी 9/7, और इसीलिए 9/7 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और मैं देख रहा हूं कि सारे ऑप्शंस में न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब इनहेरेंटली यहां पे आप सोच सकते थे, समझ सकते थे कि m1 की मूवमेंट को नीचे की तरफ लेना है और हमें m2 की मूवमेंट को ऊपर की तरफ लेना है। m1 को बड़ा मानना था, m2 को छोटा मानना था। ये बात मैंने कहां से एनालिसिस किया था, मैंने इस रेशियो को देख करके एनालिसिस किया था कि कौन नीचे आ रहा होगा और कौन ऊपर जा रहा होगा। नाउ जो शॉर्टकट फॉर्मूले की बात हुई थी, उस शॉर्टकट फॉर्मूले को मैं समझा दूं। अगर आपको स्ट्रिंग में टेंशन पूछे तो टेंशन t को निकालने का फॉर्मूला होगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए या फिर इसकी जानकारी हो तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और ये दो फॉर्मूले सिर्फ इसी तरह के सिचुएशन के लिए ही वैलिड हैं। पुली मासिव हो जाएगी तो ये दो फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, अगर कुछ और ओरिएंटेशन होगा तो भी ये दोनों फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। सिर्फ इसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए दो फॉर्मूले वैलिड हैं। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से अगर आप एक ही जगह में g बाई 8 पुट करके सॉल्व करते तो आपको तुरंत आंसर मिल गया होता, और इस शॉर्टकट फॉर्मूले से आप समय बचा सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ द मून इज 1/144 टाइम्स द मास ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। If the escape velocity of the planet is v, then the escape velocity of the moon will be। देखिए अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। तो किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है √2gm/r। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू को निकालते हैं। g होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होती है मास ऑफ द प्लैनेट, r होती है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और आप सेम फॉर्मूले को मून के लिए भी यूज कर सकते हैं, रेस्पेक्टिवली आपको मून का मास एंड मून की रेडियस को पुट करना होगा। तो गिवन प्लैनेट के लिए ये हमारे सामने मान लो एक डेटा गिवन है जो हमको यहां पर बताना है। तो हमको यहां पर बोला है कि एक प्लैनेट है जिसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू √2gm/r। अब बात करते हैं मून की, तो मून के लिए मैं v सबस्क्रिप्ट m कर देता हूं, और मून के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। तो 2 एंड g में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, बट बोला है कि जो मून का मास है वो प्लैनेट के मास का 1/144 टाइम्स है। तो मून की मास की वैल्यू को मैं m अपॉन 144 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय, एंड अगेन कहता है कि जो मून का डायमीटर है वो प्लैनेट के डायमीटर का 1/16 टाइम्स है। तो अगर डायमीटर 1/16 टाइम्स होगा तो रेडियस भी 1/16 टाइम्स होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। और इसीलिए यहां पर मैं रेडियस ऑफ मून के लिए मैं r/16 लिख सकता हूं। जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा। सो नाउ
रूट 2gm/r को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं, ठीक है, यहां तक की तो बात ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर का 144 है ये यहां पर रहने दिया जाए। अगेन रूट 16 ऊपर मिलेगा मुझे। सो फाइनली क्या हुआ देखिए, रूट 2gm/r को मैंने v लिख दिया। जब मैं इस डिवाइड का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, 144 नीचे आ जाएगा, तो रूट 144 नीचे है, रूट 16 ऊपर है। इसको सॉल्व करते ही आंसर मिल जाएगा। तो रूट 16 की वैल्यू हो गई 4 एंड रूट 144 की वैल्यू होती है 12। 4 3 जा 12, सो आंसर विल बी v/3 और इसीलिए इसका आंसर v/3 ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, electromagnetic waves carry energy as they travel through space and this energy is equally shared by the electric and the magnetic fields। एकदम सही स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं एनर्जी कैरियर होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है एंड दोनों ही फील्ड में रहने वाली एनर्जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है। मतलब आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एनर्जी गेन कर रहे हो उसका 50% एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैरी की हुई है एंड रिमेनिंग 50% एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड ने कैरी की हुई होती है और इसीलिए स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। एकदम सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम भी होती है। हम फोटोन जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्टिकल नेचर भी है और हर पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। इन फोटोन के मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला h/λ। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बॉडी के सरफेस से या फिर किसी भी सरफेस से टकराती है तब उसके फोटोन के मोमेंटम में आता है बदलाव, है ना, और उस बदलाव के कारण वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस पे एक फोर्स भी एग्जर्ट करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। फोर्स होगा तो प्रेशर होगा। इसका यह मतलब है कि स्टेटमेंट 2 भी एकदम करेक्ट है। तो बोलता है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन 4th, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ टेस्ला acts along positive y direction, a rectangular loop of sides 20 cm and 10 cm with current of 5 ampere is in YZ plane. The current is in anti-clockwise direction with reference to negative x-axis. Magnitude and direction of the torque is। देखिए सबसे पहले तो हम आगे सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना है। तो सबसे पहले मैं राइट की तरफ एक्स एक्सिस को ले लेता हूं, ऊपर की तरफ हम वाई एक्सिस को मान लेते हैं एंड जेड एक्सिस सपोज हमारे बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है। तो नाउ सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि वाई एक्सिस की तरफ हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 2 × 10⁻³ टेस्ला। अब कहता है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके साइड्स की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और वो कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में हमारी रेक्टेंगुलर लूप प्रेजेंट है। तो मैं रेक्टेंगुलर लूप को यहां पर बना के आपको दिखाता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी एक रेक्टेंगुलर लूप है, परफेक्ट। इसे आप रेक्टेंगुलर लूप मान लीजिए जो हमारी वाई जेड प्लेन में है, ठीक। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है आप लोगों की तरफ। तो वाई जेड प्लेन में हमारी ये रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें फ्लो होने वाली करंट 5 एम्पियर है। तो बोलता है करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद रेफरेंस टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से खड़ा होकर के देखूं, देखिए राइट की तरफ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी। तो अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से खड़ा होकर के देखूं तो मुझको करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई नजर आनी चाहिए। मतलब करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है ना। तो अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से फ्लो होती हुई नजर आएगी। तो कहता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कितना होगा हमें बताना है। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो नाउ सबसे पहले तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर लगने वाला टॉर्क होता है T = M × B,
जहां पर m होती है हमारे कॉइल की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है NIA क्रॉस b अपनी जगह पर है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होती है करंट एंड एरिया होता है हमारा यहाँ पर ए से हम एरिया को शो कर रहे हैं। और एरिया के ऊपर देखो, देखिए आप, मैंने यहाँ पर एरो पुट किया हुआ है, मतलब एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे हम यहाँ पर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में लिया जाता है। हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। तो क्योंकि मेरी सरफेस यहाँ पर या लूप मेरा वाईजेड प्लेन में है, तो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर में कौन सी एक्सिस आएगी, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या फिर हमारे लूप के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए। आपको इतनी बात समझनी चाहिए। नाउ अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लूं या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लूं, ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के हिसाब से जिस सेंस में करंट फ्लो हो रही है उस सेंस में आपको राइट हैंड के पाम को टर्न करना है। तो देखिए मेरे सेंस में तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो उस सेंस में मैंने राइट हैंड के पाम को टर्न किया तो थंब मेरी तरफ आ रहा है। इसका ये मतलब है कि इस लूप का पॉजिटिव एरिया वेक्टर मेरी तरफ होगा, है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री हुआ। और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड हो जाएगी NIAB साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जहां तक नंबर ऑफ टर्न्स का सवाल है ये तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही बार वायर को लपेटा गया एज पर द क्वेश्चन। नाउ तो करंट की जगह में मैं पुट करता हूं 5 एम्पियर। एरिया, नाउ एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होती है, तो क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी 200 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू भी हो गई इनटू, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको सॉल्व करने से मुझे टॉर्क की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, मैं निकाल के दिखाता हूं। तो नाउ 200 इंटू 2 विल बिकम 400, 400 इंटू 5 विल बिकम 2000 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -3 विल बिकम 10 टू द पावर -7, जो कि फाइनली कितना होने वाला है, ये होने वाला है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। और ये हमारी टॉर्क की मैग्नीट्यूड हो गई। तो सारे ऑप्शंस में टॉर्क की मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू द पावर -4 ही बोला था, तो यहां तक तुम क्लियर हो गए कि टॉर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर है। अब सवाल ये है किस टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो यहां पर आप देखो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो यहां पर एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में टॉर्क को होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि हम A क्रॉस B के डायरेक्शन को ऑब्टेन करेंगे कैसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हम करते क्या है कि जो फर्स्ट वेक्टर होता है, जो पहले होता है एक्सप्रेशन में, उसकी तरफ अगेन हम राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करते हैं एंड सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन मिलता है। तो यहां पर एरिया वेक्टर ऑब्वियसली हमारे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जो हमने पहले डिस्कस किया, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो मैंने एरिया वेक्टर की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि वाई एक्सिस की तरफ है टर्न किया। तो थंब मेरा देखो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, एंड अंदर की तरफ मेरी नेगेटिव जेड एक्सिस आएगी और इसीलिए यहां पर नेगेटिव जेड एक्सिस करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम at r centimeter apart is F. Force between them when placed in a medium having dielectric constant K equal to 5 at r by 5 centimeter apart will be a highly conceptual question. मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन यहां पर आपको देख करके लगता होगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ध्यान से सुनना होगा। और यहां पर आपको लगेगा कि ऑप्शन 4 करेक्ट है,
बट यहां पर ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन के एक्चुअल इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। सुनिएगा, अगर दो चार्ज्ड पार्टिकल्स r डिस्टेंस पे रखे जाएं और मान लिया जाए उनके बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, मतलब वैक्यूम है, इन दैट केस Q1 Q2 पे या फिर Q2 Q1 पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे एंड F की वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो Q1 एंड Q2 चार्जेस के दो पार्टिकल हैं, उनके बीच की दूरी r है और उनके बीच में वैक्यूम है। इन दैट केस Q1 Q2 पे या फिर Q2 Q1 पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उसकी वैल्यू इतनी होती है। और यहां पर क्योंकि दो ही चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इस एक्सप्रेशन से आने वाला जो भी वैल्यू होगा वो Q1 पे या फिर Q2 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। Q1 Q2 से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q2 Q1 से, और क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से हम जानते हैं दैट फॉर एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो Q1 Q2 पे जितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, और ये दोनों ही पार्टिकल्स के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है। लेकिन क्या होता है कि जब हम दो चार्जेस को एक मीडियम में रख देते हैं, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू में बदलाव आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। अगर आप दो पार्टिकल्स के बीच में रहने वाले मीडियम को बदल दें, तब उनके बीच में रहने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स की जो नेट वैल्यू होती है उसमें बदलाव आता है। इसके पीछे का कारण है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब यह है कि जैसे मान लो Q1 एंड Q2 दो चार्जेस को एक मीडियम में रख दिया गया, Q1 मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और मान लेते Q2 नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो Q1 क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इंड्यूस करेगा और इसके कारण उसकी इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू में कमी आएगी। सिमिलर वे में जो Q2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ इंड्यूस करेगा, जिससे उसकी भी इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू में कमी आएगी। इफेक्टिवली हम कहेंगे Q1 नेगेटिव चार्ज से घिर जाएगा एंड जो माइनस Q2 था, जो नेगेटिव चार्ज था Q2, वो पॉजिटिव चार्ज से घिर जाएगा और यहाँ पे इफेक्टिवली चार्जेस की वैल्यू में कमी आएगी, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू में बदलाव आता है। और जब हम दो चार्जेस को एक मीडियम में रखते हैं, एक सिंगल मीडियम में रखते हैं, एक होमोजीनियस मीडियम में रखते हैं, मतलब दो चार्जेस के बीच में एक सिंगल मीडियम प्रेजेंट है, एक सिंगल मीडियम अगर प्रेजेंट हो, तब उनके बीच में जो भी नेट फोर्स की वैल्यू डेवलप होगी, अगेन मैं कह रहा हूं जो नेट फोर्स की वैल्यू डेवलप होगी उसको निकालने का फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R स्क्वायर। और यहां पर K उस मीडियम का क्या कहलाता है? उस मीडियम का कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, K को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है या फिर इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। आप दोनों ही नाम याद रख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो Q1 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा या फिर Q2 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक। नाउ यहां पर एक बात आपको क्या समझनी है, यहां पर इफेक्टिवली फोर्स की वैल्यू में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ी होती है। फॉर एनी मीडियम, हम कहें वैक्यूम के लिए तो K की वैल्यू 1 है, फॉर वैक्यूम K की वैल्यू 1 होती है, एंड फॉर एनी मीडियम K की वैल्यू एक्चुअली 1 से बड़ी होती है। तो वैक्यूम के लिए 1 हो गई, एंड फॉर एनी मीडियम K इज ऑलवेज मोर देन 1। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसी मीडियम के लिए 1 से बड़ी है, तो डिनोमिनेटर में अगर इंक्रीमेंट होगा तो फोर्स की नेट वैल्यू में कमी आएगी। तो यहां पर फोर्सेस या फोर्स की वैल्यू में जो कमी आई है, उसके कमी में आने के पीछे का कारण क्या है? पोलराइजेशन। थोड़ा एक बार और समझेंगे। जैसे मान लिया जाए यहां पर Q1 है और यहां पर मान लिया जाए माइनस Q2 है, तो इसके बाजू में क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। इसके आजू बाजू में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो अब हो क्या रहा है? कि इफेक्टिवली यहां पर Q1 की वैल्यू में कमी आ गई है, Q2 की वैल्यू में कमी आ गई है और फोर्स की वैल्यू में कमी आएगी। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, अब Q2 कौन कौन से चार्जेस से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो Q2 अब Q1 से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और सराउंडिंग में जो चार्जेस ने घेरा हुआ है उससे भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसीलिए उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू में कमी आ रही है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं Q1 का Q2 पे फोर्स कितना है, या फिर Q1 ने अब Q2 पे कितना फोर्स लगाया है, तो अभी भी आंसर इतना ही होगा। यहां पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू में कमी आई है, बट Q1 अपनी
इंडिपेंडेंट वे में Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 अपने इंडिपेंडेंट वे पे Q1 पे फोर्स लगा रहा है। यहां पर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी समझ सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि हर पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पे इंडिपेंडेंटली फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर Q1 का Q2 पे जो फोर्स है अभी भी उतना ही है, लेकिन यहां पर फोर्स की नेट वैल्यू में कमी क्यों आई? क्योंकि जो पोलराइज्ड चार्जेस थे, जो यहां पर पोलराइजेशन के कारण जो चार्जेस का डेवलपमेंट हुआ, इंड्यूस हुआ, उन्होंने भी फोर्स लगाना चालू किया एंड इफेक्टिवली रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू में कमी आई। अदरवाइज Q1 का Q2 पे तो फोर्स अपना वही है जो पहले था, है ना। नाउ इतनी बात आप समझ गए। अगर मान लेते एक आपको फॉर्मूला और सिखाता हूं, अगर दो चार्जेस के बीच में हम एक से ज्यादा मीडियम को रखते हैं तब भी आप उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को निकाल सकते हो। मैं सिखाता हूं कैसे। तो मान लिया जाए दो चार्जेस के बीच की दूरी r है, जिसमें आपने r1 दूरी में k1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को रखा, r2 दूरी में आपने k2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को रखा एंड r3 दूरी में आपने k3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को रखा। इन दैट केस उनके बीच में रहने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की जो नेट वैल्यू होगी उसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। यहां तक तो बिल्कुल आप इजीली याद रख सकते हो। अब आपको मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में r1 रूट k1 प्लस r2 रूट k2 प्लस r3 रूट k3, और इस तरह से जितने भी मीडियम होंगे उन सभी मीडियम के लिए आपको एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करते जाना है एंड फाइनली इसका स्क्वायर कर देना है। और इस एक्सप्रेशन से अब आपको दोनों चार्जेस के बीच में रहने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, मतलब Q1 ने जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा या फिर Q2 ने जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर एक से ज्यादा मीडियम दो पार्टिकल्स के बीच में रखे जाएं तो। और ये भी Q1 या Q2 ने जो भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा उसकी वैल्यू है। बट अगेन यहां पर मैं कहूं Q1 का Q2 पे फोर्स कितना है, तो Q1 का Q2 पे फोर्स अभी भी इतना ही रहेगा, क्योंकि यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। Q1 Q2 के साथ इंटरेक्ट करते हुए अभी भी इतना ही फोर्स लगा रहा है, बट जो फोर्स की वैल्यू में बदलाव आ रहा है, जो कमी आ रही है, वो पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से है, जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उनकी वजह से है। और इसीलिए यहां पर अगर हमको Q1 का Q2 पे फोर्स पूछा जाए तो मुझको इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं करना, मुझे इस एक्सप्रेशन को ही यूज करना है जो हमारे सवाल का एक्चुअल इंपॉर्टेंस है। यहां पर क्या पूछा गया देखिए, यहां पर बोलता है फोर्स बिटवीन देम। हमको बोला Q1 का Q2 पे कितना फोर्स है या फिर Q2 का Q1 पे कितना फोर्स है। हमें न तो Q1 पे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछा गया है, न Q2 पे लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछा गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बोला है फोर्स बिटवीन देम, मतलब Q1 का Q2 पे कितना फोर्स है बताओ, रिजल्टेंट फोर्स को लेके कोई जानकारी नहीं पूछी गई है। तो अब बहुत इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वापस से प्रॉब्लम पे आता हूं, तो पहले F की वैल्यू कितनी रही होगी, डेफिनेटली Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रही होगी। नाउ बाद में क्या किया गया, इनकी बीच की दूरी को कम करके कर दिया गया r/5। बाद में दूरी कम कर दी गई, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो भले, उससे हमारे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू में कमी आएगी। बट Q1 का Q2 पे जो फोर्स है अभी भी, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से ऑब्टेन किया जाना है, इसलिए यहां पर मुझे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह में r/5 लिख देना चाहिए और इसका स्क्वायर कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में 5 का इसको 25 हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के साथ, जो कि कोई और नहीं f है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 होगा 25f। इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हर तरह के पहलू पे बातें की आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह का सवाल होगा उस तरह से आपको आंसर को देना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर two physical quantities A and B related to each other as E equal to B minus x square upon AT, where E, x and T have dimensions of energy, length and time respectively. The dimension of A, B is, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये जो क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखिए, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर कंपेयर तभी कर सकते हैं जब वो दोनों क्वांटिटी सेम नेचर की होंगी, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली होगी। आप अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को क्या क्या नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते,
सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या फिर कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर का मतलब इक्वेट नहीं कर सकते, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह आप वहां पर कंपैरिजन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मैं बोलूं 5 kg प्लस 20 सेकेंड कितना होगा, क्या इसका कोई आंसर बन सकता है? कि ऑब्वियसली नहीं बन सकता। सिमिलरली आप दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे और इक्वेट भी नहीं कर पाएंगे, कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल जो साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेम नेचर वाली क्वांटिटीज के बीच में ही पॉसिबल है, डिफरेंट नेचर वाली क्वांटिटीज के बीच में पॉसिबल नहीं है। आप डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बट ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसे कहा जाता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, अगर मुझको a इंटू बी के डायमेंशनल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है तो मुझे a की एंड b की दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले के एक्सप्रेशन को पहले ऑब्टेन करना चाहिए, फिर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे a b का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले भी जो होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को ओबे करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझना चाहिए। तो नाउ यहां पर मैं देख रहा हूं b एंड एक्स स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन है। इसका यह मतलब है कि अगर b एंड एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और क्योंकि x यहां पर एक लेंथ है इसीलिए यहां पर b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l स्क्वायर। तो मुझे b का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मिल गया, अब मुझे a के डायमेंशनल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस एक्सप्रेशन से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगा b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी। यस और नो? नाउ मुझे a का एक्सप्रेशन मिल गया, तो यहां पर क्योंकि a एंड b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी के बीच में इक्वल साइन है, इसलिए जो भी a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी का भी होना चाहिए। नाउ अब b का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और इसीलिए यहां पर न्यूमरेटर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो l स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर एक लेंथ का स्क्वायर ही बचेगा और इसलिए यहां पर भी हमारे न्यूमरेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर आ गया। E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इट इज m1 l2 t माइनस 2। यहां पर पावर है सारे एंड यहाँ पे t हमारे क्या था? t हमारे यहाँ पर टाइम है और इसीलिए यहां पर कैपिटल T एक और आ जाएगा और ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया a का। सो फाइनली l स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, सो ये हो गया m टू द पावर -1, t टू द पावर -1 है डिनोमिनेटर में, जो कि न्यूमरेटर में t टू द पावर 1 हो जाएगा। और इसके साथ मुझे a का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अब मुझे बताना है ab का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो a एंड b के डायमेंशनल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 2, t टू द पावर 1, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तब चेक कर लीजिए, m का पावर -1, l का पावर 2 एंड t का पावर 1, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज वायर इज आर with x ohm resistance in the left gap. Balancing length from left end is at 40 centimeter with 25 ohm resistance in the right gap. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. The new balancing length for the same setting will be at option 4 40 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने जो मीटर ब्रिज यूज किया है उस मीटर ब्रिज में हमने वायर की लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया। पहले भी वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, अभी भी वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। वायर को पतला या मोटा कर देने से, डिफरेंट रेजिस्टेंस के वायर को यूज कर देने से बैलेंसिंग पॉइंट में कोई बदलाव नहीं आता। यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही मेंटेन रहेगी। पोटेंशियल का पर यूनिट लेंथ में डिवीजन जो पहले था अभी भी वैसा ही मेंटेन रहेगा और इसीलिए बैलेंस पॉइंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अभी भी सेम लेंथ में हमको बैलेंस पॉइंट मिलेगा जितना पहले हमें मिल रहा था और इसीलिए आंसर इस केस का 40 सेंटीमीटर ऑप्शन 4 होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर बैलेंसिंग पॉइंट कब बदलेगा पता है? जब आप वायर की ओवरऑल लेंथ में बदलाव करेंगे। जब तक आप लेंथ नहीं बदलेंगे तब तक डेफिनेटली यहां पर किसी भी तरह से बैलेंस पॉइंट में बदलाव नहीं आएगा। वायर को मान लो पतला कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, वायर को मोटा कर दिया तो रेजिस्टेंस कम कर दी। पतला मोटा करने से वायर को
किसी भी तरह से बैलेंस पॉइंट में बदलाव नहीं आएगा, लेंथ के बदलने से आएगा, और इसीलिए बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ऑप्शन फोर्थ इस सवाल का एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एन एसी वोल्टेज V इक्वल टू 20 sin 200 pi t is applied to a series LCR circuit which drives a current of I equal to 10 sin 200 pi t plus pi by 3. The average power dissipated is very easy question, very easy question। मैं आपको बता दूं एसी सर्किट में एवरेज पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर दैट इज कॉस फाई। तो यहां पर वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 20 तो मेरी वोल्टेज की पीक वैल्यू है, एंड साइनसोइडल वोल्टेज एंड करंट के केस में आर एम एस वैल्यू को निकालने के लिए हम पीक वैल्यू के साथ √2 को डिवाइड करते हैं, √2 डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी पीक करंट 10/√2, एंड फाई हमारा होता है फेज डिफरेंस, कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो यहां पर मैं देखूं तो साइन फंक्शन है एंड फेज की वैल्यू 200 पाई टी है, यहां पर भी साइन फंक्शन है, फेज की वैल्यू 200 पाई टी प्लस पाई बाय 3 है, तो यहां पर पाई बाय 3 एक्स्ट्रा है, डिफरेंस है ये। तो यहां पर जो फाई है, जो फेज डिफरेंस है, जो स्टेट का डिफरेंस है, जो एंगल का डिफरेंस, वो डेफिनेटली यहां पर पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सो फाइनली 20 इंटू 10 बिकम्स 200 अपॉन √2 इंटू √2 बिकम्स 2, एंड यहां पर आ गया 1/2, 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में हो गया 4, 200/4 विल बिकम 50 वॉट। सो 50 वॉट इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, विदाउट अ डाउट ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r falling through a viscous medium of negligible density has terminal velocity v. Another ball of the same mass but of radius 2r falling through the same viscous medium will have terminal velocity. तो now another ball of the same mass same है बट रेडियस की वैल्यू 2r है, एंड सेम विस्कस मीडियम से ट्रेवल करे तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। और यहां पर बोला है कि मीडियम की डेंसिटी को नेग्लेक्ट करने के लिए, मतलब यहां पर हम बॉइंट फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। यहां पर सिर्फ दो ही फोर्सेस की चर्चा होगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक विस्कस फोर्स। अगर मीडियम के थ्रू किसी बॉडी की मूवमेंट हो रही हो, यहां पर मीडियम की डेंसिटी को नेग्लेक्ट करने का मतलब यह है कि यहां पर हम बॉइंट फोर्स की इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। खैर, टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है v सबस्क्रिप्ट t इक्वल टू 2/9 इंटू g इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन ईटा। यहां पर 2/9 तो मेरा कांस्टेंट हुआ, g होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r हमारे बॉडी के रेडियस की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होती है, सिग्मा होती है बॉडी की डेंसिटी, रो होती है मीडियम की डेंसिटी। और क्योंकि यहां पर मीडियम की डेंसिटी को नेग्लेक्ट करने बोला है, तो मैं रो को यहां पे क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, रो को भूल जाओ। यहां पर रो को लेकर के हम यहां पर रो की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो फाइनली क्या बचने वाला है, बचने वाला है 2/9 जी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन ईटा। बट यहां पर दोनों केसेस में हमको रेडियस की जानकारी तो है, ठीक, ईटा भी सेम रहेगा क्योंकि सेम मीडियम है, लेकिन हमें जानकारी किस चीज की नहीं पता है, हमें जानकारी डेंसिटी की नहीं है। हमें ये नहीं बताया गया कि फर्स्ट केस में कितनी डेंसिटी थी, सेकंड केस में कितनी डेंसिटी थी, बस ये बताया गया कि मास दोनों केसेस में सेम था, और इसीलिए बॉडी की डेंसिटी को मुझको मास ऑफ द बॉडी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या हो जाएगा, सो वी टर्मिनल विल बी इक्वल टू 2/9 जी इंटू सिग्मा। तो सिग्मा होती है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो यहां पर जो भी बॉडी का मास रहा होगा m अपॉन वॉल्यूम। और क्योंकि यहां पर स्फेरिकल बॉल है तो स्फेयर के वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दो, ईटा भी डिनोमिनेटर में अपनी जगह पर रहने दो। तो फाइनली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली अगर मैं देखूं तो दोनों ही केसेस के लिए 2/9 कांस्टेंट है, g भी सेम है, m भी सेम है, ईटा भी सेम है, 4/3 पाई भी सेम है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और इसीलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू
R2 अपॉन R1, यहां पर मैं देख रहा हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसीलिए हम v1 बाई वी को R2 बाई R1 लिख सकते हैं। तो पहले हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू v थी, बाद की वैल्यू को v डैश बता देते हैं जो हमें निकालना है, इक्वल टू, बाद में रेडियस था 2r, पहले रेडियस था r, तो r एंड r आपस में कैंसिल हो गए, सो फाइनली v डैश की वैल्यू हो जाएगी v बाई 2। तो v बाई 2 ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एचटीपी विल बी अप्रोक्सीमेटली गिवन आर इक्वल टू 8.3 जूल पर केल्विन, गामा इक्वल टू 1.4। तो हमें यहाँ पर साउंड से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड साउंड को यहाँ पे हमें बताना है, साउंड की स्पीड को हमें बताना है किसमें, ऑक्सीजन में, मतलब गैस में। तो किसी गैस में या फिर एयर में साउंड की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन मॉलिकुलर मास। एंड इस एक्सप्रेशन को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि गैस में या फिर एयर मीडियम में साउंड की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट गामा आर टी बाय मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस। यहां पर गामा उस मीडियम के एटोमिसिटी या फिर एडियाबेटिक एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एंड एम नॉट उस गैस का मॉलिकुलर मास होता है, और आपको इस फॉर्मूले की मदद से स्पीड ऑफ साउंड निकालना होता है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो गामा की वैल्यू हो गई 1.4, आर की वैल्यू हो गई 8.3, टेम्परेचर बोला एचटीपी है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन अपॉन मॉलिकुलर मास, एंड ऑक्सीजन के मॉलिकुलर मास की वैल्यू होती है 32 ग्राम, दैट इज 32 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। रूट अपनी जगह पर है, जो मैं वैसा का वैसा रख दिया। नाउ अब एक काम करते हैं, 10 टू द पावर -3 को मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूं, एंड 1.4 एंड 32 को रिड्यूस करता हूं, तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहां पर मुझे मिलने वाला 0.7 इंटू 8.3 इंटू 273 इंटू 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.4 एंड 32 को मैंने 2 से रिड्यूस किया, तो यहां पर बचा 16। रूट अपनी जगह पर है तो रहने दो, जैसा है वैसा ही रख दिया हमने, कोई बदलाव नहीं किया। नाउ इंप्लाइज दैट v इक्वल टू, नाउ अब एक काम करता हूं, 10 टू द पावर 3 से 10 को मैं 0.7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 इंटू 8.3 को वैसे ही छोड़ दो, इंटू 273 को भी मैं वैसे ही छोड़ देता हूं, इंटू अब क्या बचा मेरे पास, 10 टू द पावर 2 बचा है। तो 10 टू द पावर 2 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 10, 100 के रूट की वैल्यू 10 हो गई, डिवाइडेड बाय 16 के रूट की वैल्यू हो गई 4, और यहां पर रूट ऑफ 7 इंटू 8.3 इंटू 273 अभी भी बाकी है। बस इसे सॉल्व करते मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं 10/4 को लिख सकता हूं 5/2 इंटू, नाउ मल्टीप्लाइड बाय 7 से मैं 8.3 को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, सो 7 3 जा 21 कैरीज 2, 7 8 जा 56 प्लस 2 58, so it is coming to be 58.1 इंटू 273 जो मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे कैसे, सो 5/2 इंटू, अब यहां पर आप चाहें तो रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, बट रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में आपका काफी समय बर्बाद होगा। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं जिस तरीके से आप काफी इजीली और काफी क्विकली आप रूट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जहां तक 58.1 का सवाल है, तो हम जानते हैं कि जो 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49, एंड 8 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 64। तो यहां पर जो वैल्यू मुझे गिवन है 58.1 वो 49 से बड़ा है एंड 64 से छोटा है, तो इसीलिए इसके रूट की वैल्यू 7 से बड़ी आएगी, 8 से छोटी आएगी। बट मैं देख रहा हूं 58.1 7 से हल्का ज्यादा दूर है, 8 के थोड़ा पास है, इसके लिए रूट की वैल्यू को मैं काम करता हूं 7.6 ले लेता हूं, जो कि राउंड फिगर इसी के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए, इनटू अब बचा रूट ऑफ 273, तो इसको भी हम सेम वे में डील कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, परफेक्ट, एंड 17 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 289। आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहां पर जो वैल्यू मुझे गिवन है वह 273 है। तो 273 ऑब्वियसली 256 एंड 289 के बीच में ही आ रहा है कहीं पे, और इसीलिए इसके रूट की वैल्यू 16 एंड 17 के बीच में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। यहां पर देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस की वैल्यू 17 का यहां पे डिफरेंस है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी मोर और लेस
16 का ये है, सेम डिफरेंस आ रहा है, इसलिए रूट की वैल्यू उनके बीच की वैल्यू ले लो, आप 16.5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड फिगर वही वैल्यू आएगी, क्योंकि जो गैप है दोनों के साथ इसका वो ऑलमोस्ट मुझे सेम नजर आ रहा है। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है, देखो तो ये हो गया हमारा, नाउ 7.6 बाई 2 करूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 16.5, यहां पर रह गया, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, आंसर मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 को 16.5 से, सो 5 5 जो 25 कैरीज 2, 5 6 जो 30 प्लस 2 32 कैरीज 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, तो ये हो गया हमारा 82.5 इंटू 3.8, जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर जगह मैं कर देता हूं, सो 82.5 इंटू 3.8, तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, सो 8 5 जा 40 कैरीज 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 कैरीज 2, 8 8 जा 64 प्लस 2 is 66, now 5 3 जा 15 कैरीज 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 8 3 जा 24, so it is 0 5 3 1 3, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, सो आंसर 313.5 आ रहा है, जो मेरी वैल्यू आ रही है 313.5 मीटर पर सेकंड के आसपास की वैल्यू आ रही है। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, मैं ऑप्शन 2 के साथ आगे बढ़ जाऊंगा, 310 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192 इज। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यूक्लियस चैप्टर से बिलोंग करता हुआ सवाल है, और सवाल काफी आसान है। एक न्यूक्लियस के रेडियस की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, जहां आर नॉट एक कांस्टेंट होता है एंड ए होता है हमारे एटम के न्यूक्लियस के एटॉमिक मास की वैल्यू। ए एटॉमिक मास होता है, आर नॉट कांस्टेंट होता है। अच्छा, आर नॉट की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो आर नॉट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, ये आर नॉट की वैल्यू होती है, जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 1.2 भी कई राइटर्स लिखते हैं, तो 1.1 1.2 जो भी ले लीजिए, इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर हमारे आर नॉट की वैल्यू होती है। तो यहां पर अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192। ठीक है, तो यहां पर हमको बोला गया है कि दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं और उसमें एक न्यूक्लियस के रेडियस की वैल्यू दूसरे न्यूक्लियस के रेडियस का हाफ है, तब उस केस में उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा। तो यहां पर मैं बिल्कुल लिख सकता हूं दैट R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू A1 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय A2 टू द पावर 1/3। R नॉट तो हर एक न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट रहेगा। सो नाउ इंप्लाइज दैट, तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, रेडियस दूसरे का हाफ है, तो R1 को मैं लिख देता हूं R2/2 डिवाइडेड बाय R2 रहने दिया जाए, विच इज इक्वल टू, नाउ सेकेंड जिसका रेडियस R2 लिया है उसके मास नंबर की वैल्यू 192 गिवन है, तो यहां पर 192 आ गया, A1 हमें बताना है एंड यहां पर मैं होल पावर 1/3 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ R2 कैंसिल होकर के LHS में बचा मेरे पास 1/2, यहां पर RHS में पावर 1/3 है, तो दोनों साइड क्यूब कर देता हूं, तो 1/2 के क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1/8 विच इज इक्वल टू A1 अपॉन 192। सो फाइनली फर्स्ट न्यूक्लियस के मास नंबर की वैल्यू हो जाएगी 192/8। सो हम जानते हैं 8 2 जा 16, यहां पर बचा 3 2 4 जा 32, सो 24 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन 1 एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज, तो यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है जो कि लॉजिक गेट्स पे बेस्ड है, और हमें बताना है कि इस केस में आउटपुट कितना होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो इनपुट हैं ए एंड बी, एंड इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो मेरा आउटपुट होगा वो वाई है, जो मुझे बताना है। तो यहां पर मान लिया जाए फर्स्ट केस में ए एंड बी की वैल्यूज हैं 0 एंड 0, मतलब जो मेरा इनपुट है वो 0 0 है, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर हमें देखना है कि यहां पर हमें और गेट एंड नॉट गेट गिवन है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर नॉर गेट भी अवेलेबल है, ये दोनों और गेट है, ये मेरा नॉट गेट है और ये मेरा नॉर गेट है, और इसके लिए मुझे सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर मैं यहां पर a की वैल्यू को 0 मेंटेन करूं
तो फर्स्ट और गेट के लिए पहला इनपुट तो कितना हो गया, 0 हो गया, बट क्योंकि बी की वैल्यू भी 0 है तो बी की वैल्यू जैसे ही पास करेगी तो नॉट गेट से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। तो मेरे फर्स्ट और गेट के लिए पहला इनपुट लो है, दूसरा इनपुट हाई है, और इसीलिए और गेट में मेरा पहला आउटपुट आ रहा है 1। ना अब सेकंड की बात करते हैं, तो बी की वैल्यू तो इसको मिल गई कितनी, 0। एंड बात करते हैं ए की, तो क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो वो नॉट गेट से पास होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे और गेट का आउटपुट कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। लेकिन यहां पर कौन सा गेट है, यहां पर नॉर गेट है। यहां पर आप छोटा सा सर्कल देखिए, ये नॉर गेट है। 1 1 इनपुट के लिए नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो 0 होता है, तो इसीलिए 0 0 इनपुट के लिए आउटपुट भी 0 होगा। तो यहां पर पहले रो से तो हम जज नहीं कर पाएंगे, हमको सेकंड रो की तरफ मूव करना होगा, तो सेकंड रो की तरफ चलते हैं। अब मानते हैं मेरा इनपुट 0 1 है, तो क्या होगा देखते हैं। तो 0 1 के लिए अब हम डिफाइन करते हैं, तो एक काम करता हूं, मैं ये वाली वैल्यूज को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब सेकंड केस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अब मेरा ए की वैल्यू हो गई 0, बी की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो नाउ पहले और गेट को क्या मिला, मुझे पहला इनपुट मिला 0, और क्योंकि बी की वैल्यू 1 है तो नॉट गेट से पास होकर के ये भी हो जाएगा 0। तो 0 0 इनपुट के लिए आउटपुट आने वाला है 0। सिमिलरली यहां पर मेरे बी की वैल्यू जो है वो 1 है एंड ए की वैल्यू 0 है, जो कि नॉट गेट से पास होकर के हो जाएगा 1, है ना। देखिए ए की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी जो कि नॉट गेट से पास होकर के 1 हो गई, और बी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो मेरे इस और गेट के लिए दोनों इनपुट्स हो गए 1 1 एंड और गेट 1 1 इनपुट के लिए हो जाएगा 1। नाउ 0 1 इनपुट के लिए नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो अगेन होता है 0, तो यहां पर भी वैल्यू कितनी आने वाली है, यहां पर वैल्यू अगेन आने वाली है 0। यहां पर भी हमारा जो आउटपुट y है उसकी वैल्यू 0 होगी। नाउ अब बात करते हैं 1 0 के लिए, तो 1 0 के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। 1 0 के लिए एनालिसिस करने के बाद शायद हम आंसर तक काफी क्लोजली पहुंच जाएंगे, बट देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर 1 0 करते हैं, तो ये वाली बातें मैं फिर से मिटा देता हूं। देखिए सुनाओ, यहां पर मेरा हो गया 1 और b की वैल्यू हो गई 0, तो इसका पहला इनपुट 1 है एंड b की वैल्यू 0 है जो कि नॉट गेट से पास होके हो जाएगा 1 1 1 के लिए आउटपुट हो जाएगा 1। यहां पर a की वैल्यू हो गई 1 से 0 नॉट गेट से पास होकर के, एंड b की वैल्यू 0 है तो 0 है, 0 0 इनपुट के लिए क्या हो गया, ये हो जाएगा अगेन 0, क्योंकि हमारा और गेट है, और गेट के लिए 0 0 इनपुट के लिए 0 होता है। एंड यहां पर हमारा कौन सा गेट है, डेफिनेटली अगेन सेम नेम, दैट इज नॉर गेट। 1 0 के लिए नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा 0, और इसीलिए यहां पर भी हमारा आउटपुट आ रहा है 0। फाइनली बचा 1 1, तो 1 1 के लिए भी एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं ताकि ट्रूथ टेबल को जज कर पाएंगे हम फाइनली, और हमारा सही आंसर को चेक कर पाएंगे। लॉजिक गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपको बिल्कुल याद रख लेना चाहिए, बहुत आसान होता है और बहुत इजीली आप 4 मार्क स्कोर कर सकते हो। तो नाउ अब ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, तो इसका पहला इनपुट 1, दूसरा इनपुट 1 से पास नॉट गेट से पास होकर के हो जाएगा 0, 1 0 के लिए 1। सिमिलरली ये हो गया 1, ये हो गया 0, और गेट के लिए आउटपुट हो गया 1, अगेन 1 1 का नॉर गेट के लिए आउटपुट 0 होता है। तो यहां पर चारों आउटपुट 0 आ रहे हैं, चारों आउटपुट 0 हैं, तो अगर देखा जाए तो चारों आउटपुट 0, ऑप्शन 2 एकदम सही जवाब होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैंप डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप्स बाय 20%। तो हमें एक लैंप दिया है और कहता है कि अगर उस लैंप से फ्लो होने वाली करंट को 20% डिक्रीज कर दिया जाए तब उस केस में उसके इल्यूमिनेशन में कितना बदलाव आएगा। तो यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, इल्यूमिनेशन का यहां पर मतलब है ब्राइटनेस से, एंड किसी भी बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है उसके पावर पे डिपेंड करती है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो जो बात यहां पर पूछी गई है अबाउट इल्यूमिनेशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू पावर डिलीवर्ड टू द लैंप। तो डेफिनेटली यहां पर हमें पावर में कितना डिक्रीमेंट आएगा वो फाइंड आउट कर लेना चाहिए, और जो भी पावर का डिक्रीमेंट होगा वही डिक्रीमेंट इल्यूमिनेशन में भी होगा, और इसलिए हम यहां पर पावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि पावर की वैल्यू होती है आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर होती है, और यहां पर मैं आई स्क्वायर आर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे करंट को लेकर के जानकारी है।
हम लोग वी स्क्वायर बाय आर को भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज को लेकर के कोई जानकारी नहीं है और क्योंकि डायरेक्टली हमें करंट के ऊपर जानकारी दी गई है, तो हम यहाँ पर आई स्क्वायर आर के थ्रू पावर निकालना चाहेंगे। ये हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मान लिया जाए पहले करंट आई थी एंड पावर पहले पी था, राइट। अब कहता है कि न्यू पावर जो होगा उसमें कितना परसेंट का डिक्रीमेंट होगा अगर करंट को 20% कम कर दिया जाए। तो करंट को अगर 20% कम कर दिया गया तो फाइनल करंट होगी कितनी, तो अगर 20% डिक्रीज कर दिए तो बची कितनी, 80%। एंड आई की 80% कैसे निकालेंगे, इट विल बी 80/100 इंटू आई। तो क्योंकि 20% का डिक्रीमेंट है तो बचा 80%, तो मैंने आई का 80% निकाल लिया और यही अभी हमारी फाइनल करंट होगी जो हम फ्लो करा रहे होंगे। स्क्वायर अपनी जगह पर है, आर अपनी जगह पर है। नाउ 80/100 को मैं 0.8 लिख सकता हूं। 0.8 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.64 आई स्क्वायर आर। परफेक्ट। नाउ जहां तक आई स्क्वायर आर की बात है तो मेरा इनिशियल पावर पी था, तो जो पावर पहले पी था अब वो हो गया कितना, 0.64 पी। तो बता दीजिए कितना परसेंट का डिक्रीमेंट है, डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है। आंसर विल बी ऑप्शन 3, 36% का डिक्रीमेंट है। अगर आप डायरेक्टली जज नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप इसको इस तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते थे कि देखिए पहले पावर पी था, अब पावर की वैल्यू हो गई पी डैश। तो व्हाट इज द डिक्रीमेंटेड वैल्यू, जो कमी आई है वो कितना अमाउंट का आया है, इट विल बी पी माइनस पी डैश। आप यहाँ पे पी डैश माइनस पी भी कर सकते हो, बट उस केस में आंसर आएगा आपका नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब वहां पर वो होगा कि आपका जो पावर है अल्टीमेटली डिक्रीज किया है। अगर आप फाइनल पावर से इनिशियल पावर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको उस केस में जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव वैल्यू ये बात दर्शा रही है कि यहाँ पर जो पावर का है वो डिक्रीमेंट हुआ है, बट मैं यहाँ पर पावर के डिक्रीमेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं और इसीलिए मैंने इनिशियल पावर से फाइनल को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। आप फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू वो इतनी है। नाउ इस डिक्रीमेंटेड वैल्यू से अगर मैं एक्चुअल पावर या फिर इनिशियल पावर को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन से अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पावर, जो कि हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन द इल्यूमिनेशन भी होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो P माइनस P डैश की जगह में लिख देंगे 0.64 P divided by P into 100. So now this will be equal to 0.36 P upon P into 100. तो P एंड P दोनों साइड से कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। फाइनली 0.36 इंटू 100 विल बिकम 36%। तो यहां पर हमारे डेफिनेटली 36% इल्यूमिनेशन में डिक्रीमेंट होगा। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में सेक्शन बी के क्वेश्चंस की। आज के इस क्लास में, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।